Kissing sir, over to you, sir. नमस्कार साथियों। आज इस मंच पर फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ एक कृषि वैज्ञानिक शिक्षाविद भी रहे हैं और आजकल दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट पक्षी तालाब पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। उसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत से श्रोतागण भी है, जिसमें हमारे मेंबर्स हैं और हमारे वैज्ञानिक गण, हमारे किसान भी जुड़े। इसके पहले कि मैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट करूं, मैं अपने फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमनप्रीत सिंह खनुजा जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम का वो शुभारंभ करें। डॉक्टर खनुजा। नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। अ, धन्यवाद डॉक्टर सिंह, इस मंच पर आने के लिए। आज डॉक्टर S.K. सिंह चौहान और डॉक्टर A.K. सिंह दोनों हमारे साथ हैं और कई सदस्य हैं जो फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के मंच से जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मंच बनाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से जो विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ लाकर आपसे रूबरू कराया जाए। वो अपनी बात बताएं और आपके कुछ प्रश्न हो तो उनके उत्तर भी दिए जाएं, या बाद में भी उसी श्रृंखला में अगर कोई कार्य हो सकते हैं तो उनको संपन्न किया जाए। फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक परिकल्पना भी है और एक मंच भी है। और इसका जो सोच है, जो विजन है, वो है कि जो गांव है उसको सक्षम बनाया जाए। और किस तरफ सक्षम बनाना है, वो है उद्यमिता। तो इसलिए हम उन गांवों को जहां पर हम कुछ कर सकते हैं, जहां पे उद्यमिता बढ़ सकती है, उसको हम ई विलेज या एंटरप्रेन्योरल विलेज या उद्यमी ग्राम के नाम से आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर S.K. सिंह चौहान का स्वागत इस मंच पर। और धन्यवाद भी कि हमारे जो निमंत्रण था, जब हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे मंच पर आके किसानों को और छात्रों को और नई पीढ़ी को कुछ बताएं, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है इसको। इससे पहले कि वो अपनी बात कहेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हम हर वर्ष एक थीम लेकर चलते हैं, एक विषय चुनते हैं जिसका हम लक्ष्य रखते हैं कि इसमें जितने भी विशेषज्ञ हैं वो आकर आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप जानना चाहते हैं या नहीं जानते हैं, और अब जानकर उसका लाभ उठा सकते हैं। और फिर हमारे जो विशेषज्ञ जो फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, जिनमें वैज्ञानिक भी हैं, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, और समाज से जुड़े ऐसे लोग हैं जो इसका प्रचार भी कर सकते हैं, इसका विस्तार भी कर सकते हैं। तो वो सभी लोग आपकी मदद के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो इस वर्ष का जो थीम हमने लिया, जो विषय हमने चुना, उसका नाम या उसके शब्द हैं विज्ञान से मुस्कान, स्माइल्स फ्रॉम साइंस। तो किस तरीके से विज्ञान आपके न केवल चेहरे पर मन में मुस्कान ला सके, उसकी ओर हम प्रयासरत हैं। और मन की मुस्कान, जैसा कि आप जानते हैं, तभी आ सकती है जब जो भी कार्य हम करें उसको हम हमारा जो समझ है और जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके। क्योंकि जब आर्थिकी अच्छी हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आर्थिक स्थिति का कोई लाभ ना हो तो फिर वो एक ऐसा कार्य रह जाता है जिसमें रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरफ सोचते हुए विज्ञान से मुस्कान। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले के जो कुछ विषय हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि फसल से सफल हमारा पिछले वर्ष का विषय था, जिस पर हमने फसल से कैसे सफल हो सकते हैं, क्या पोस्ट हार्वेस्ट और ऐसे काम हो सकते हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया था। उससे पहले कृषि से खुशी था,
इस तरीके से हम हर वर्ष एक थीम लेकर चलते हैं। शुरुआत हमने की थी खेत से सेहत तक। अब खेत से सेहत में हमने ऐसी बातें करी थी कि ना केवल खेत की सेहत ठीक रहे, बल्कि खेत के जो उत्पाद हैं उससे समाज की सेहत भी अच्छी हो सके। और आज भी जो अब आप देखेंगे, आज का जो विषय है जिसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर एस के सिंह चौहान को, वो ये है कि किस तरह से हम जो हमारी सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं, उससे ना केवल हम पोषण ला सकते हैं बल्कि आर्थिकी को भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो वो आर्थिक व्यवस्था या वो आर्थिक तरीका कौन सा हो सकता है जिससे हम ऊपर ले जाएं। तो उसी क्षेत्रफल में जितना भी आपके पास जमीन है जिसमें आप खेती करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में जब हम इन फसलों को ले आएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं अगर वेजिटेबल के विषय के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँ आपको कि हम कैसा सोचते हैं, तो वो है कि वेजिटेबल जो हमारा एक विषय रहा है, एक वर्ष का पोषण से रोशन, उसका बहुत बड़ा अंग है। वो इस तरीके से आपको पोषण देते हैं कि ना केवल आपकी भूख मिटती है, बल्कि आपको विटामिन, आपको मिनरल्स, और आजकल आपने बहुत सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स की बात, कि सभी लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है हमारे प्रोडक्ट में, उसमें। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसी वेजिटेबल नहीं है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर ना हो। केवल तरीका कि किस तरीके से उसको पकाया जाए या उससे उत्पाद बनाया जाए, प्रोडक्ट बनाया जाए, वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितने एंटीऑक्सीडेंट्स आगे ले जाएं। दूसरी तरफ हम जब मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात करते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स में बहुत ऐसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, तो मेडिसिन की तरफ ना जाते हुए अगर हम पोषण से वो तत्व लेना चाहते हैं जो कि हमारी सब्जी बनाने के तरीके में या उसके पकाने के तरीके में आ जाता है, तो एक्सट्रैक्ट्स उसी में आ जाते हैं। और वो फाइटोस्यूटिकल्स भी जो एजिंग को धीरे कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, आपकी त्वचा के लिए अच्छे हो सकते हैं, आपके बालों के लिए अच्छे हो सकते हैं, ब्यूटी से लेके पर्सनल केयर तक। और अंदर का जो स्वास्थ्य है, हमारी जो आंतड़ियां हैं, जो हमारा जिगर है या लिवर है, जो हमारा हृदय है, जो हमारा मस्तिष्क है, इन सभी के लिए सब्जियों में भरपूर तत्व हैं। तो इस तरफ तो ये पोषण देती हैं। लेकिन एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसा तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको हम फाइबर बोलते हैं या रेशा बोलते हैं। और जो हमारी पॉपुलेशन है, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व भर की पॉपुलेशन, उसमें अधिकांश लोग 60% से अधिक फाइबर की डेफिशिएंसी रखते हैं। उनकी कमी, फाइबर की कमी अपनी डाइट में पाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो आपकी आंत है, जो आपकी गट है, उसकी जो बाउल मूवमेंट होती है जिससे आप रोज पाचन क्रिया पूरी करते हैं, वो नहीं हो पाती है। तो सब्जियां जो हैं जिसमें इतना रेशा होता है कि अगर हम उनको असले ऐसे उत्पाद भी बना सकते हैं जो फाइबर रिच हों। और फिर जो इनसे वेस्ट होता है, जो बाकी का बच जाता है, उससे वेटरनरी की कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि जो आज का विषय है जो डॉक्टर चौहान जिस पर बोलने जा रहे हैं कि वेजिटेबल फार्मिंग फॉर न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमी ऑफ विलेजेस, तो सब्ज खेती से किस तरीके से हम गांव की आर्थिक व्यवस्था और वहाँ का पोषण ठीक कर सकते हैं, उस विषय पर आज डॉक्टर साहब बोलेंगे। और मैं मानता हूँ कि ना केवल सब्जियां उगाने तक हमारी बात सीमित रहनी चाहिए, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग जो है या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन होता है, गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसके बेचने का तरीका भी बदल जाता है और इंडस्ट्री उसमें भाग लेने के लिए तत्पर रहती है। चाहे हम बिल्कुल सबसे साधारण तरीके से ड्राइंग कर लें, सुखाने का काम, लेकिन उसको थोड़ा सा उसको बेटर बनाएं, उसको बेहतर बनाएं, जिससे हम वैक्यूम ड्राइंग कर लें तो और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके के आगे संभावनाएं रहेंगी। और मुझे ये बताते हुए आप सभी को बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष का जो इनोवेशन समिट, जो कि हमेशा फरवरी में होता है, तो 2025 का जो इनोवेशन समिट है वो 15 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें किसान से छात्र तक सभी अपनी अपनी
नवाचार लेकर आते हैं और पुरस्कार भी पाते हैं, और वहाँ आपकी विशेषज्ञों से मंथन सेशन में बातचीत भी होती है। और वो इस बार एक गांव में बख्शी का तालाब जो क्षेत्र है उसमें एक गांव का चयन करके डॉक्टर AK सिंह उसका अनाउंस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर SK सिंह चौहान उससे पूरी तरह जुड़ जाएं, क्योंकि ये उनका भी क्षेत्र है। और बजाय इसके कि हम आपको आमंत्रित करें, आप हमारी उससे टीम से ही जुड़ जाएं कि हम आपको ऑर्गेनाइजर्स मान के चलें। तो और मैं समय ना लेते हुए अभी चाहूँगा कि आपके डॉक्टर SK सिंह चौहान के विचारों से हम अवगत हों। लेकिन उससे पहले डॉक्टर AK सिंह उनका परिचय देना चाहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर SK सिंह के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पहली बार उनसे रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर शुभकरण सिंह चौहान खेत और खलिहान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ग्राम कठवारा, जो कि बख्शी तालाब के निकट है, वहां पर एक प्रतिष्ठित किसान के परिवार में जन्मे शुभकरण सिंह MSc एग्रोनॉमी से पास किया, CSA यानी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से, और तदुपरांत उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एग्रोनॉमी में ही PhD डिग्री हासिल की। उसके पश्चात उन्होंने 10 साल का अध्यापन कार्य किया चंद्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय, जो कि बख्शी तालाब में ही स्थित है। आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर SK सिंह चौहान दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बख्शी तालाब में सहायक निदेशक कृषि एवं पशुपालन के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर सिंह के अगर विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर एक निगाह डालें तो हम पाते हैं कि आपको कृषि के क्षेत्र में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें लगभग 20 वर्ष का अनुभव है। चाहे वो सब्जियों की फसलें हों, फल हों, फूल हों, और औषधीय फसलों की जो शस्य क्रियाएं हैं, उनके तकनीकी विषयों में भी डॉक्टर सिंह को करीब 20 से 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आपको कृषक उत्पादक समूहों, जो कि FPOs है, और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो स्थानीय कृषि के क्षेत्र के अनुसार जो कृषि उद्यम की हेतु तकनीकी का विकास है, उसके क्षेत्र में कार्य करने का करीब 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। आपको विलेज एक्सपोजर के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की बेसिक आवश्यकताओं का आंकलन का भी 10 वर्ष का अनुभव है। डॉक्टर सिंह एक अनुभवी कृषि वैज्ञानिक तो है ही, साथ साथ एक कुशल एवं उन्नतशील बागवान भी है और समाज सेवी की तरह काम करते हैं। उन्होंने अनेकों किसान गोष्ठियों, राष्ट्रीय सेमिनार्स और अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप्स में भाग लेते रहे। साथ साथ समय समय पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी भी प्रदान करते रहे हैं। डॉक्टर शुभकरण सिंह पिछले कई वर्षों से फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। आज का विषय, जैसा कि प्रोफेसर खनुजा ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जी की खेती गांव के विकास के लिए, गांव में पोषण के विकास के लिए, गांव में अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए मैं बिना कोई समय लिए हुए डॉक्टर शुभकरण सिंह को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर शुभकरण सिंह, प्लीज अपना माइक खोल लें। डॉक्टर शुभकरण सिंह जी, डॉक्टर इसको अनम्यूट कर लें। डॉक्टर शुभकरण सिंह, आपकी साउंड। जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, आपने हमें मौका दिया। और जो विषय है सर, मैं विषय पे आना चाहता हूँ। मेरी बात हो रही थी जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो वेजिटेबल्स के बारे में हम लोगों को काफी व्यवहारिक और थ्योरेटिकल ज्ञान दिया गया था अपने गुरुजनों द्वारा। उसके बाद में जब हम फील्ड में आए, मैदान में आए, तो वेजिटेबल के बारे में जो हमारी सोच है, वो हमारे जो सीमांत कृषक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी विषय है ये।
उसके साथ साथ में जो हमारा माल न्यूट्रिशन का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कुपोषित रहते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए भी जो है हमारी सब्जियां एक पोषण घटक के रूप में काम करती हैं। तो सब्जियों के बारे में जो हमारी साइंस की डिफिनीशन है, जो कि हम साइंस फ्लोरा फॉरा फाउंडेशन के माध्यम से ये वार्ता हो रही है, तो जो सब्जियां हैं उनकी एक परिभाषा भी है कि वेजिटेबल में बी डिफाइंड एज एनी प्लांट दैट इज ईटन होल आर इन पार्ट, raw or cooked, generally with formal meal or in salad, but not as a dessert। इसका मतलब ये है कि सब्जियों के को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि उनका हम कुछ सब्जियां जो समूचे उनके सारे अंग खाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, कुछ कच्ची खाते हैं, कुछ हम सेमी कुक्ड करके खाते हैं, और प्रतिदिन इनका हम उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। तो इनको जो है हम मुख्य खाद्यान्न घटक के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा, जितने भी मानव जाति है, उनके द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी रूप में हमारी सब्जियों का प्रयोग हो रहा है। इन सब्जियों के और आज का जो विषय है उसमें दो कंपोनेंट हैं। एक तो ये कंपोनेंट है कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इनका न्यूट्रिशनल रोल क्या है। तो जो न्यूट्रिशनल रोल की हम बात करते हैं, तो हमारी सब्जियां जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए सफिशिएंट हैं। मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ सब्जियां हमारी ऐसी होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रयोग, मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होती हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में जो है दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट हम लोगों के यहाँ होते हैं। उसमें कुछ सब्जियां होती हैं जो फाइबर, अभी हमारे डॉक्टर खनूजा सर फाइबर के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारी जो हरी सब्जियां हैं, विशेष करके हमारी जो हरी मिर्च है, आप देख रहे होंगे इस हमारी स्लाइड में, उसमें 6.8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी तरीके से मटर है, 4.2% कार्बोहाइड्रेट पाता मिलता है उसमें। बाकला है, ग्वार है, परवल है, भिंडी है और गाजर है। अरबी के पत्ते जिनको घुइयां कहते हैं, उनमें 2.9% जो है वो हमारा रेशा या फाइबर उपलब्ध रहता है। अदरक है, करेला है, गांठ गोभी है, सफेद लोबिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सब्जियां हम खाते हैं, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से औषधि के रूप में हमारे लिए हैं। क्योंकि जितने भी पोषक तत्व तो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, नेचर और कुदरत ने इस तरीके से इनको बनाया हुआ है कि किसी न किसी जो है सब्जी में वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। बशर्ते उनका उपयोग और उनकी मात्रा कितना उपयोग करना है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम इन सब्जियों को, वैसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भारतीय परंपरा में मौसम के अनुसार खाद्यान्न या भोजन के लिए जो है व्यवस्था की गई है। तो ये सब्जियां हमारे समय समय पर, हमारी जो ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के अनुसार उपलब्ध होती हैं। हम अपने समाज में ये हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि आप अगर संतुलित आहार करेंगे तो निश्चित रूप में जो है आपका आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छे रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अभी आपने देखा कि हमारे तमाम सारी सब्जियां, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज और फ्रक्टोज के रूप में होते हैं। उसमें जो हमारी सब्जियां हैं उसमें हमारी शकरकंद है, आलू है, अरवी है, प्याज है, ग्वार है और मटर है।
इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म होता है सुक्रोज फ्रैक्टोज के रूप में मिलता है, और इसको भी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। और हमारे दैनिक जीवन में जैसे आलू की बात करते हैं हम, तो भारतवर्ष में आलू का जो क्षेत्र है उसमें 35% प्रोडक्शन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। इसी जगह हम एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आलू की आर्थिकी को हम देखें तो सब्जियों में विशेष करके जो है हमारा आलू जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारी सब्जी की फसल है। इसके बारे में, इसकी इकोनॉमी के बारे में, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो रही है, हो सकती है, इसके आगे हम बात करेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमारे जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनमें प्रोटीन भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होती है, और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो तमाम सारी बीमारियों से हम प्रभावित हो जाते हैं। और हमारा जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हम अपना कारोबार, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन जिनमें उपलब्ध है सब्जियां, उनमें हमारे जो मटर है, जितनी दलहनी सब्जियां हैं, मटर है, पालक है, बाकला है, आपकी जो है ये ब्रूसल्स हैं, मेथी पत्ती है, चौलाई है, ये सारी जो फसलें हैं साग भाजी की, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन में मटर में हमारी 77.2%, पालक में 3.4%, बाकला में जो है 5.6%, और एक बीन्स भी होती है उसमें भी करीब करीब 7.5% प्रोटीन मिलती है। बीन्स की सब्जी मार्केट में और हमारे उत्सवों में, हमारे अकेजन्स जो हमारे परंपरागत कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम लोग बीन्स की सब्जी का प्रयोग करते हैं। मेथी पत्ती हमारे लिए, उसमें भी प्रोटीन 4.4% होती है। और चौलाई आजकल बहुत मार्केट में उपलब्ध है, इसमें भी 4% जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन का भी स्रोत ये हमारी हरी सब्जियां होती हैं। इसके बाद में हमारा, अभी बात खनुजा सर हमारे कर रहे थे कि तमाम सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व जिनको हम कहते हैं, वो भी हमारी शरीर की बहुत आवश्यकता होती है हमको शरीर में। वो भी हमारी शाक भाजियों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर हम 100 ग्राम शाक भाजी, फूल गोभी खाते हैं तो उसमें 626 ग्राम मिलीग्राम कैल्शियम, 107 मिलीग्राम हमारा फास्फोरस, और 90 मिलीग्राम आयरन लौ, ये हमको उपलब्ध होता है। इसी तरीके से आप चौलाई देख रहे होंगे, चौलाई में 2.7 मिलीग्राम, नहीं 397 मिलीग्राम जो है वो हमारा कैल्शियम, 83 मिलीग्राम हमको फास्फोरस, और 25.5 मिलीग्राम हमको आयरन प्राप्त होता है, लौह प्राप्त होता है। इस तरीके से धनिया पत्ती में भी कैल्शियम 184 मिलीग्राम, ये 100 ग्राम के कंपोनेंट में, प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। 71 मिलीग्राम फास्फोरस और 18.5 मिलीग्राम लौह प्राप्त होता है। इसी तरीके से हमारा सलजम है, 710 मिलीग्राम कैल्शियम, 60 मिलीग्राम फास्फोरस, 28.4 मिलीग्राम आयरन प्राप्त होता है। इसी तरीके से मेथी पत्ती है, 395 मिलीग्राम कैल्शियम, 51 मिलीग्राम फास्फोरस और 16.5 मिलीग्राम आयरन प्राप्त होता है। गांठ गोभी 40 मिलीग्राम कैल्शियम, 50 मिलीग्राम फास्फोरस और 33.3 मिलीग्राम हमें लौह आयरन प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि इसमें हम लोग
कितने प्रचुर मात्रा में हमारे आपके खनिज लवण मिल रहे हैं, ये भी एक समझने की बात है। तो जो प्रकृति ने हमको दिया है, अगर इसका भी हम अच्छा उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारे शरीर के लिए विटामिन की भी आवश्यकता होती है। विटामिन डी तो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त हो जाती है, लेकिन विटामिन ए, जिससे कि हमारे शरीर में तमाम तरीके के जो है त्वचा रोग और कभी कभी रतौंधी इसकी कमी से होती है, हमें दिखता नहीं है, झिलमिल दिखता है। इसमें हमारी तमाम ऐसी सब्जियां हैं, जैसे मूली पत्ता है, अरबी का पत्ता है, शलजम की पत्ती है, चौलाई है, गाजर है, पात गोभी, लोबिया और शकरकंद, लाल वाली शकरकंद, इनमें जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। हम लोग अगर इनका दैनिक जीवन में अपना उपयोग करेंगे, आने वाले समय समय में जब इनकी उपलब्धता हो बाजार में, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। वैसे हमारी अपनी सेहत के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये कहा हुआ है कि जिस सीजन में, जिस समय जो भी उत्पाद आपको बाजार में उपलब्ध हो, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए उनका समय समय पर उपयोग करते रहना चाहिए। उसी तरीके से हमने आपको इस हमारी टेबल में विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का की आपूर्ति शिमला मिर्च, चुकंदर, गांठ गोभी, आलू और अरवी की पत्ती, इस समय बरसात के दिनों में अरबी की पत्ती हमारे यहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध है। तमाम तरीके के लोग, तमाम हमारे घर की माताएं बहनें या होटल मैनेजमेंट किए हुए लोग इस अरबी की पत्ती के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, कुछ लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से आपके बेसन में लपेट करके, मसाला लगा करके और इसकी पत्तियों को जो है फोल्ड करते हुए और उसको सरसों के तेल में निकालने के बाद एक जो है आपकी ग्रेवी बनाने के बाद में, और उसको बहुत अच्छी जो है सब्जी बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस सब्जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें काफी मात्रा में फास्फोरस और अन्य पदार्थों के अलावा विटामिन बी की भी जो है बी 1 भी बहुत अच्छा होता है। और इससे क्या होता है कि इसमें एक बेरी बेरी रोग होता है और इससे कमी से आदमी को भूख कम लगती है। तो ये सब्जियां हम अपने सामान्य जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। बी 2 है, विटामिन बी 2 के भी हमारे पास ऐसी सब्जियां हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 2 पाया जाता है, जिसमें चुकंदर है, शलजम है, मेथी पत्ती है, बैंगन है, फूल गोभी है, भिंडी है। इन सब्जियों को भी खाने के बाद में विटामिन बी 2 आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन सी की बात हम अगर करते हैं तो विटामिन सी तो नींबू वर्गीय फसलों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सब्जियां भी हैं, करेला, धनिया पत्ती, शिमला मिर्च और पात गोभी, इनके द्वारा जो है विटामिन सी की पूर्ति की जा सकती है। विटामिन सी 6 जो है महिलाओं में जो एनीमिक होती हैं उनमें विटामिन 6 की कमी पाई जाती है। उसके लिए भी हमारे पास, हमारे बीच में सब्जियां हैं, भिंडी है, फ्रेंच बीन है, चौलाई है, ग्वार है। इन सब्जियों के माध्यम से हम अपने विटामिन की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह से विषय ये है कि पोषक तत्वों की आपूर्ति के साथ साथ हमारे किसान भाई इन सब्जियों के माध्यम से अपनी आय और अपनी आय में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। पोषक तत्वों के बारे में एक बात और हम करना चाहेंगे कि अभी जो नया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट आई हुई है, उसमें अगर हम अपने खाद्यान्न जो
हमारे फूड ग्रेन्स हैं, इनके स्थान पे अगर हम सब्जियों का अधिक उपयोग करते हैं तो ये देखा गया है कि हम इससे अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे किसान भाई, हमारे सामान्य जन, जागरूक लोग अधिक से अधिक हरी सब्जियों का प्रयोग अपने खाद्यान्न के रूप में कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो लाइफ इंडेक्स है, एवरेज लाइफ इंडेक्स, थोड़ा सा हमारा बढ़ा हुआ है। उसका सिस्टम भी अच्छा हुआ है। इसकी वजह से भी हम अपने लाइफ स्पान को बढ़ा पाए हैं। लेकिन इसमें खान पान का बहुत बड़ा मतलब स्कोप है, बहुत बड़ा सहयोग है। अभी मैं देख रहा हूं कि जो आम बीमारियां, आम तरीके की जो है परेशानियां जो हो रही हैं, वो अनाप शनाप के खाद्यान्न या खाने पीने से हो रही हैं। अगर हम अपने दैनिक खाद्यान्न में हरी सब्जियों को शामिल करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अपना आर्थिक विकास करने में भी, आर्थिक विकास की दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। हमारी सब्जियों के बारे में ये भी कहा गया है कि जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स हम खाते हैं, हमारा मन और शरीर प्रसन्न रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। रही बात अब आर्थिक क्षेत्र की, बात मैं करना चाहता हूं कि हम सब्जियों के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे खनूजा साहब ने कही थी कि सब्जियों के भी रोटेशन में हमारे जो जागरूक किसान भाई हैं वो हमेशा सब्जियों को जो है उस समय मार्केट में लाते हैं जब इनकी जो है डिमांड अधिक होती है, या जब इनका समय नहीं होता है उस समय ये सब्जियों को उगा करके मार्केट में लाते हैं। उसका इनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बख्शी तालाब क्षेत्र में हमारे कुछ गांव हैं। उन गांवों में कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी इंडिजीनस टेक्नोलॉजी से, अपनी परंपरागत तकनीकी से और वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने कुछ तकनीकी सीखा है और उसके माध्यम से ऑफ सीजन वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं। ऑफ सीजन वेजिटेबल का तात्पर्य यह है कि जब सीजन आने वाला है उसके एक महीना पहले ही सब्जी ये मार्केट में ले आते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बगल में एक बीरमपुर गांव है, शिवपुरी गांव है। इन गांव के किसानों द्वारा आलू की खेती की जा रही है और मैंने ये फर्रुखाबाद में भी देखा हुआ है, कन्नौज में भी देखा हुआ है। उन जो है और इटौंजा क्षेत्र में सोनिकपुर और भी ऐसे तमाम गांव हैं इटौंजा क्षेत्र के जिनमें भी ये काम हो रहा है। आलू की बुआई के पश्चात जब आलू इनका जो है 2 महीने का हो जाता है, अक्टूबर में बुआई के बाद जो है नवंबर दिसंबर में ये, दिसंबर लास्ट वीक में ये लोग उसी दो लाइनों के बीच में 1 मीटर की चौड़ाई छोड़ करके, 1.5 मीटर की चौड़ाई छोड़ करके वहां पर ये जो है कद्दू और लौकी, तरोई, करेला, इन सब्जी, बीन्स, लोबिया, भिंडी, इन सब्जियों की बुआई ये कर देते हैं। और करने के पश्चात जो है उसको सड़ी गोबर की खाद के माध्यम से उसका अंकुरण करा लेते हैं और विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पौधों को 1-1.5 महीने पहले ही तैयार कर लेते हैं। और जैसे आलू की खेती जो है खुदाई करने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में जो रेजिड्यू पोषक तत्व होते हैं जो हम लोगों के आलू के खेत प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनका ये पौधे प्रयोग करके बहुत जल्दी इनमें ग्रोथ होती है। और ये सब्जियां जो है मार्च प्रथम सप्ताह में आ जाती हैं और मार्च फर्स्ट वीक में जो लौकी, कद्दू या तरोई, भिंडी
जो भी सब्जी मार्च के प्रथम पखवाड़े में या अप्रैल में आती है, उसके बहुत अच्छे दाम हमारे किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे और बात करना चाहूंगा मैं। हमारे बख्शी तालाब ब्लॉक में ही एक कोटवा गांव है, अब तो शहरी आगोश में आ गया है, डॉक्टर AK सिंह साहब उस गांव से परिचित हैं। कोटवा गांव के किसान आज से 40 साल पहले से ही बहुत छोटे किसान हैं, सामांत किसान हैं, सामांत कृषक हैं, वो सीमांत कृषक हैं, मार्जिनल फार्मर्स। वो लोगों ने फूल गोभी की खेती में महारत प्राप्त कर रखी है। फूल गोभी की खेती में वो अगस्त लास्ट वीक में अपनी फूल गोभी की पौध तैयार करने के लिए देसी विधि से छाया बना करके, जिसको हम पॉलीटनल कहते हैं इंग्लिश में, साइंस की भाषा में पॉलीटनल, वो देहाती तौर का पॉलीटनल बना करके सड़ी गोबर की खाद में अपने पौधों को अंकुरित करा लेते हैं। और वो 15 अगस्त के बाद सीधे जो है लास्ट वीक ऑफ अगस्त, बरसात खत्म होते ही वो अपने खेतों में रोपित कर देते हैं। और ये फूल गोभी जो है, आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बख्शी तालाब या लखनऊ के मार्केट में आ जाती है। और एक छोटा सा फूल जो है वो 50 से 60 रुपए का बेच करके छोटे से एरिया में दो तीन, आप ये समझ लीजिए कि विश्वा में, जिसको हम कह सकते हैं कि 2600-2700 स्क्वायर फीट में ये लोग करीब करीब 30-30, 40-40 हजार रुपए भी प्राप्त कर आमदनी कर लेते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि सब्जी की खेती करके हमारे जो छोटे किसान हैं, और एक रिपोर्ट भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हमारे इस आगे वाले स्लाइड में है कि हमारी सरकार ने, इसके पहले डॉक्टर साहब, इसके पहले की स्लाइड हमारी, ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इस स्लाइड से स्पष्ट है कि खाद्यान्न की फसलों की अपेक्षा हमारी जो सब्जियों की खेती है, सब्जियों की फसलें हैं, उनमें निश्चित तौर पे खाद्यान्न फसलों से कई गुना शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे आलू के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि आलू के किसानों के द्वारा कई जो है वर्षों से आपकी खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा, गेहूं और धान की अपेक्षा 3 गुना, 2.5 गुना जो है शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा रहा है। टमाटर जो है, एक टमाटर का उत्पादक किसान जिसके संपर्क में मैं आया, और वो पद्मश्री भी है, राम जो है, उसका नाम है राम शरण वर्मा, ये बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं। राम शरण वर्मा ने संकर टमाटर की खेती करके जो तहलका मचाया हुआ है, 1 एकड़ में राम शरण वर्मा ये कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन उनकी काम करने की पद्धति, उनका रखरखाव, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और उन्होंने लगभग 300 किसानों का अपने साथ जोड़ भी रखा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे किसान हमने बरेली में देखे हैं, उन्होंने मदर डेयरी से अपना टाई अप कर रखा है दिल्ली में। शिमला मिर्च, बैंगन, मटर, ये सारी सब्जियां उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पादित करते हैं, और सीधे किसान अपने फार्म गेट से ही मदर डेयरी को दे रहे हैं। डॉक्टर खनूजा साहब ने हमको ये इशारा किया था कि हमारे किसान भाई उत्पादन के साथ साथ कैसे जो है इसकी अच्छी मार्केटिंग करें या कहाँ कैसे करें, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा बुंदेलखंड में जो हमारा उरई है, महोबा जनपद, वहां पर जो है मटर की बहुत बृहद कमर्शियल खेती हो रही है। जितना भी ग्रीन वैली और फ्रीजर मटर आप देख रहे हैं पूरे अपने उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष में, उसमें हमारे बुंदेलखंड के महोबा जनपद का बहुत बड़ा रोल है। महोबा जनपद में मटर की बॉटलिंग के उरई में लाखों लाखों प्लांट लगे हुए हैं। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वहां केवल मटर की जो है पैकिंग और उसकी प्रोसेसिंग करके पूरे वर्ष हरा मटर उपलब्ध करा रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां के। अगर कोई किसान भाई हमारी बात सुन रहे हो, वहां पर जो है
केवल हरी मटर की बुआई करके लोग बहुत अच्छा जो है प्रति एकड़ में फायदा कमा रहे हैं। और वो एक हमारे जिस गांव में हम निवास करते हैं, वहां पर एक झांसी वही महोबा का रहने वाला एक किसान है, जो डॉक्टर साहब सीजन में मटर की बुआई करके और वो सीजन में वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट में दे करके 1 एकड़ में करीब करीब 1 लाख रुपए वो प्रॉफिट कमा रहा है। और उसके बाद में यहाँ आ जाता है हमारे गांव में, वो पानी के बतासे बेच करके अपना भी जो है फायदा कर रहा है। तो वो प्रवासी होने के साथ साथ जो बुंदेलखंड में उरई जनपद का मटर है, वो आपका वो मटर का प्रोसेसिंग प्लांट है, उसका वो लाभ ले रहा है। मैं अपने इलाके के भी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, जैसे हमारा बीरमपुर गांव है, बीरमपुर गांव के किसान हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो मचान पर जो है सब्जियों की खेती कर रहे हैं, और सब्जियों की खेती कर करके उनको बहुत अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। मचान की खेती करने से फायदा क्या होता है? पहली बात तो आपका जो फसल उत्पाद है वो साफ सुथरा रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने ये बात करी है कि हमारी सब्जियों की खेती के माध्यम से बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है। हमारे एम्प्लॉयमेंट हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सब्जियों के माध्यम से हमने बताया कि उरई जो क्षेत्र है, वहां पर सब्जियों का उत्पादन करके बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर हो रहा है। वहां सब्जियों को तोड़ने से लेकर के, ग्रेडिंग से लेकर के, और इंडस्ट्री तक पहुंचाने तक के लिए जो है मैन पावर की आवश्यकता होती है। उसमें हम बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है। इसी तरीके से जिन क्षेत्रों में टमाटर हो रहा है, जिन क्षेत्रों में लौकी हो रही है, जिन क्षेत्रों में शिमला मिर्च हो रही है, वहां पर निराई गुड़ाई में एग्रीकल्चर जो हमारे हमारे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं, निराई गुड़ाई बुआई थिनिंग करना, उनमें स्प्रे करना, उनको पौधों की ट्रिमिंग करना, इन सब जो है कामों में, शस्य क्रियाओं में तमाम जो है लोगों की आवश्यकता होती है। उसमें अनस्किल्ड लेबर को हम लगा करके उनको रोजगार देने का काम करते हैं। हमने उरई क्षेत्र का जब भ्रमण किया तो वहां देखा लाखों की संख्या में लोग जो है रोजगार पाए हुए हैं। कुछ लोग जो है सब्जियों की पैकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पैकिंग होने के बाद में उनकी बोतलें, उनके पाउच को उठा के रख रहे हैं। वैसे वहां पर बड़े बड़े ऑटोमेटिक प्लांट लगे हुए हैं, फिर भी जो है वहां पर इस तरीके का काम हो रहा है। हमारा उद्यान विभाग भी सब्जियों की खेती के माध्यम से जो उनके प्रोडक्ट हैं, चाहे अचार हो, चाहे हमारे जैम हो, चटनी हो, तमाम तरीके के, लहसुन का अचार है, तमाम तरीके के और अचार हैं, सब्जियों के जूस हैं, लौकी का जूस, आपके तमाम करेले का जूस, ये तमाम सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिससे हम बहुत सारा रोजगार और आमदनी का साधन जुटा सकते हैं। जितना कच्चा माल हम देख रहे हैं, आपका जितना भी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तमाम सारे हमारे वैद्यनाथ, तमाम सारी चरक, और बहुत सारे जो है हमारे देश में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, तमाम सारे स्वयं सेवी संगठन, हमारी जो महिलाएं हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की हमारी जो महिलाएं हैं, ये भी तमाम सारे उत्पाद जो है सब्जियों से जुड़े हुए बना रही हैं। अभी एक मेरी महिला संगठन से मुलाकात हुई, वो जो है अभी जो हमारा बनारस का वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है, वो ग्रीन चिली पाउडर पर जो है बहुत फोकस कर रहा है। और ग्रीन चिली पाउडर जो है वो अरब कंट्री में बहुत डिमांड है इसकी। तो ग्रीन चिली पाउडर आपने देखा होगा, लाल चिली पाउडर, रेड चिली का पाउडर तो आपने देखा होगा, लेकिन वो ड्रायर, देसी ड्रायर उन्होंने डेवलप किया है। आपका इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारसी में है ये। उन्होंने कुछ चिली की ऐसी प्रजातियां निकाली हैं हरी मिर्च की, जो पाउडर में बहुत जल्दी पाउडर उनमें बन जाता है और बड़ी गुणवत्ता युक्त पाउडर होता है। वो पाउडर मार्केट में, हरी मिर्च का जो पाउडर है
उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, और विशेष करके जो है आपकी अरब कंट्री में। तो इसको एक जो है व्यवसाय के रूप में हमारे और भी किसान भाई इसको कर सकते हैं, ग्रीन चिली पाउडर। और इसकी टेक्नोलॉजी और कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं, ये हमारी इंडियन जो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बनारस में है, वहां से संपर्क किया जा सकता है, और वो उसकी प्रॉपर पैकिंग की, ग्रेडिंग की, और उसको ड्राई करने का जो ड्रायर है, जैसे हमारा सिमैप तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी देता है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट में, तो उन्होंने जो है ग्रीन चिली पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चला रखा है, और पूर्वांचल में हमारी ग्रीन चिली पे काफी काम हो रहा है, और इससे किसान भाई बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। जब हम रोजगार की बात करते हैं, तो जब हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भी बड़ा स्कोप होता है, और वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के माध्यम से भी तमाम लोगों को रोजगार मिलता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से हर आदमी उसमें रोजगार पाता है। आपने देखा होगा कि सब्जी मंडियों में आप जब जाइए तो बहुत सारे जो है वहां पर खरीदने वाले, ढोने वाले, खोमचे वाले, चाय बेचने वाले, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत बड़ा जो है इसमें व्यवसाय में सब्जी उत्पादन के से लेकर के और उसको अंतिम दौर तक उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब पता लगा कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, ये टमाटर जो है, टमाटर जो आपका आपकी जो सब्जी है वो महाराष्ट्र में जो नासिक है, वो पूरे भारत की जो है टमाटर की मंडी पे अपना नियंत्रण रखती है। उस नियंत्रण के पीछे बहुत सारी मैन पावर लगी हुई है, उनका उत्पादन भी बहुत गजब का है, क्वालिटी का उत्पादन। आज से वो 20 साल से इस टेक्नोलॉजी को, उनका टमाटर पे जो है मोनोपोली है। टमाटर, प्याज और लहसुन, ये महाराष्ट्र में जो नासिक है, उनका इस इन सब्जियों पे उनकी एक तरीके से मोनोपोली है। हम अपने उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों के किसानों को कहें से कहना चाहते हैं कि अगर हम उनकी जो जो वहां पर प्याज रखने की, जो प्याज भंडारण की जो टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में हमने देखा हुआ है, वो कई लेयर में देसी बांस, बैम्बू का मचाना बना करके जो ओनियन स्टोरेज की बात करते हैं, और ऑफ टाइम पर वो अपना ओनियन निकालते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा उनको मिलता है। उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है, वो उनका मल्टी स्टोरी बांस के खरपच्चों का बना हुआ जो है ओनियन का, जो है ओनियन रखने का वो स्टोर बनाते हैं, और वो स्टोर के माध्यम से पूरे भारत में ओनियन की सप्लाई करते हैं। हम अपने यहाँ के किसान भाइयों से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपना करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हमारे यहाँ बाराबंकी में मैंने बताया था कि एक किसान बहुत अच्छा टमाटर उत्पादन करता है, पूरे साल लगभग उत्पादन करता है। और हमारे बीरमपुर गांव के किसान, हमारे मंझौआ, रैथा रैथा गांव हमारे बगल में है, वहां पर भी एक सब्जी की मंडी लगती है। उस सब्जी की मंडी में फ्रेश वेजिटेबल शहर के लोग आकर के लेते हैं, और वो करीब 20-25 गांव का एक क्लस्टर में जो है जो सब्जियां होती हैं, लोबिया है, ग्वार है, आपकी जो है बैंगन है, और ये मचान वाली लौकी, तरोई, करेला है, सेम है, ये सब्जियां जो है वहां पर आती हैं, और बहुत फ्रेश सब्जियां आती हैं। उनको बेच करके किसान भाई बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उसके बाद में वेजिटेबल हार्वेस्टिंग के क्रियाकलापों के अलावा आपके जो है कुछ, हमें अभी एक बात और कह रहे थे कि जिस तरीके से हरी सब्जी का, हरी मिर्च का प्रिजर्वेशन के लिए, उसके पाउडर बनाने के लिए हमारी जो है वो इंडियन वो आपकी जो वेजिटेबल आपकी बनारस में जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें हो रहा है। इस तरीके से हमारे ग्रामीण विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो हमारे कुछ समूह हैं, उन समूहों के द्वारा पालक, बथुआ, और इसकी क्या नाम, पालक, बथुआ और धनिया,
इनकी पत्तियों को सुखा करके और इनको जो है एक पॉलीथीन के उसमें पैक करके ऑफ सीजन में भी इनकी उपलब्धता कराने का प्रयास चल रहा है। कुछ जनपदों में पायलट के रूप में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें मेथी, सोया, इनकी पत्तियों को ड्राई करके जब ये सब्जियां मार्केट में न उपलब्ध हो तब इनको खाने के लिए, फूल गोभी, इनको सुखा करके हमारे किसान भाई, हमारा उद्यान विभाग इस मामले में किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहा है। उद्यान विभाग, उद्यान निदेशालय में एक इनकी इकाई, फ्रूट प्रिजर्वेशन इकाई है, वहां पर जो है इस चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जिस तरीके से ग्रीन वैली मटर आपको पूरे वर्ष प्राप्त होती है, उस तरीके से सामान्य तापक्रम पर कौन सी ऐसी जो है पत्तीदार सब्जियां हैं, पत्तीदार मसाले हैं, जिनको सुखा करके हम आगे इनका प्रयोग कर सकें, कैसे कर सकते हैं, इस पे काफी अनुसंधान हुआ है। तो हमारी पालक, सोया मेथी और बथुआ और आपकी जो ये धनिया, इनका जो है इन पर कुछ काम चल रहा है, कुछ में अच्छे परिणाम आए हुए हैं। इनको ड्राई करके जो है आगे इनके लाइफ स्पान को बढ़ाने का काम हो रहा है। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कभी कभी होता क्या कि अधिक उत्पादन होने की वजह से दाम कम हो जाते हैं, तो आप बथुआ, सोया मेथी और आपका पालक, इसको किसान भाई जब मार्केट में गलत होगा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, उस समय मार्केट में ले जा करके इसको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद में फिर इसको जो है आगे आने वाले सीजन में इसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करते हुए अच्छे फायदा उठा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बात लंबी हो रही है और मैं बहुत सारी बातें, तो मैं उनको पुनः कि हम साग भाजी की खेती के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं, अपना पोषण भी पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी हम अच्छा कर सकते हैं। ये सीमांत किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए आप देख रहे होंगे कि अगेती मूली, बरसात में जो लोग मूली उत्पादन कर ले रहे हैं बालू वाले क्षेत्रों में, बहुत अच्छा लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। अगेती खीरा, इस समय जो खीरा निकल रहा है 40 से 50 रुपए किलो खीरा बिक रहा है। मूली, तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जागरूक रहें, वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें और जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, उद्यान विभाग के जो सेंटर हैं, उद्यान विभाग के जो अनुसंधान केंद्र हैं, उनके अगर हम संपर्क में रहते हैं और फ्लोरा फोना फाउंडेशन जैसे प्लेटफार्म, जैसे संगठन के टच में अगर हम रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो विज्ञान के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, प्रजातियां हैं, उत्पाद हैं, सुझाव हैं, उनका अगर अनुकरण करेंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति को भी हम ठीक कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जब हम अच्छा लाभ कमाएंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, हम देशाटन करेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हमारे बख्शी तालाब इलाके के कुछ गांव ऐसे हैं, भैंसा मऊ है, आपका चंदा कोडर है, नगुआ मऊ है, इन गांवों में छोटे छोटे किसान हैं और सब्जी की खेती करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरे परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उनको रोजगार भी साल भर मिलता है और उसके बदले में उनको अच्छा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन इसमें जरूरत इस बात की है कि अच्छी प्रजातियों का इसमें समावेश किया जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाए, समय समय पे जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं, खेतों को देखा जाए, उनकी उपज को देखा जाए। ये बहुत सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग
अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप लोगों ने हमें इस फोरम पे अपनी बात कहने का मौका दिया। हम डॉक्टर खरबूजा साहब के, हम सभी जितने भी श्रोता हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, तमाम वैज्ञानिक जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं, तमाम हमारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर एस के सिंह जी। आपने इतने कम समय में अपने जमीनी स्तर से जुड़े होने के कारण आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सब्जी की खेती बात और कहना चाहूंगा, होने वाले। इन्होंने हमारी बात का लाभ मिलेगा, यही बात मैं कहना चाहता हूं। और आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो, कोई जी जिज्ञासा जी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। अ, आपने बहुत ही ज्ञान भरा व्याख्यान दिया जिससे किसान, विद्यार्थी, रिसर्चर से एक आम आदमी सभी लाभान्वित होंगे। और फेसबुक से हमारे कुछ श्रोतागण, दर्शकगण जुड़े थे और उसी श्रृंखला में कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है। एक हमारे फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य हैं प्रोफेसर रैना, रविंदर रैना जी। उन्होंने जानना चाहा है कि हाउ मच न्यूट्रिशन इज बायो अवेलेबल अपॉन कंजम्पशन। मतलब इसके खाने के बाद सब्जियों की, इनका जो न्यूट्रिशन है कितनी मात्रा में वो बायो अवेलेबल होता है अपने शरीर को, इसके विषय में। और उन्होंने दूसरा प्रश्न इसी श्रृंखला में पूछा है कि क्या मेथड ऑफ कुकिंग कोई इम्पैक्ट इस पर रखता है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर, या न्यूट्रिशन पर कोई इम्पैक्ट बिल्कुल रखता है। कुछ बिल्कुल आप बिल्कुल कहना सर, चाहें? जी उनकी जो जिज्ञासा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने श्रोताजनों और जुड़े हुए लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी अगर हम अधिक मात्रा में कुकिंग कर देते हैं, तो उनकी जो अपनी प्रॉपर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लौकी है, लौकी को अगर बहुत आप पका देंगे और उसको बहुत आप तला भुना करेंगे, तो उसकी जो अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन की वैल्यू है, ये सारी सब्जियों में लगभग होता है। तभी हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टर हमारे रिकमेंड करते हैं कि हम कुछ बॉयल सब्जियों के लिए भी रिकमेंडेशन करते हैं। जी तो उसके पीछे यही मंशा है कि जब बहुत ज्यादा कुकिंग कर देंगे, ये सब्जियों पे, अलग अलग सब्जियों पे डिपेंड करता है। जैसे अरबी है, अब अरबी को तो हमें पकाना पड़ेगा क्योंकि वो हाई हाई कुकिंग की सब्जी है। लेकिन अन्य सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, सोया है, और आपकी लौकी है, तरोई है, ये सेमी कुकिंग पर भी हम लोग, इसमें न्यूट्रिशन अच्छे रहते हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा जो है डीप कुकिंग इनकी आवश्यकता नहीं होती है सर। बिल्कुल। इसी इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा जी कि जी सर। एक अगर हम जनरल रूल बनाना चाहें कुकिंग का, तो एक डू नॉट और एक क्या करना चाहिए और एक क्या नहीं करना चाहिए। तो जहां तक हो सके डू एंड तलना डोंट्स। नहीं चाहिए, फ्राई नहीं करना चाहिए। जी और जहां फ्राई किया जाता है, चाहे वो जी एयर फ्राइंग हो और चाहे पैन फ्राइंग हो, तो जो तेल आप उपयोग करते हैं उसका भी चयन करना बहुत आवश्यक होता है कि वो वैसा तेल हो जो गर्म होने पर ट्रांस फैट्स ना बनाए। और दूसरी ओर अगर हम जो डॉक्टर रैना ने पूछा है बायो अवेलेबिलिटी या उपलब्धता, जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी, तो सबसे अधिक जो होती है वो स्टीम्ड वेजिटेबल्स में होती है, जिसको भाप द्वारा पकाया जाता है। राइट सर। मैं कहूँगा आज कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए किस तरीके से मार्केट में मोमो कितने पॉपुलर हो गए हैं। जी तो मोमो वाला जो स्टैंड है उसमें मोमो ना रख कर अगर आप अपनी सब्जियां रख के स्टीम कर लेते हो, तो वो बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि
पकाने का तरीका, वो उस पर निर्भर करता है कि कितने जो अच्छे तत्व हैं या पोषण है वो उपलब्ध होगा हमारे शरीर को। और उसके लिए जो हमारी पारंपरिक रेसिपीज हैं, जो तरीके बताए गए हैं सब्जी बनाने के, उनमें वो छुपा हुआ है। तो जिस सब्जी को जिस तरीके से हमारे गांव में या बुजुर्ग लोग बताते हैं बनाना चाहिए, बल्कि न केवल सब्जी पकाने का कि उसमें कौन सा तड़का किस सब्जी में लगना है, उस मसाले का, उस सर स्पाइस सर का, जी। वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जो ना केवल उसको स्वादिष्ट बनाता है पर उसको अच्छे तरीके से उपलब्ध भी कराता है। तो सर और आप ये जो समझ जो लो, इंडस्ट्री है, जो फूड मैं इंडस्ट्री है, इसमें वो थोड़ा इसी को और, उपयोग कर रही है। सर जी। मैं ऐड करना चाहूंगा। एक बार हमने अपनी मदर से ये पूछा कि जो हम अरबी की सब्जी बना रहे हैं, इसमें अजवाइन का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने हमको बहुत सीधा सा जवाब दिया कि भैया अजवाइन जो होती है, ये अरबी को जब आप लोग खाओगे तो इसको पचाने में बहुत सहयोग करती है। तो देखिए अजवाइन का जो है अरबी में डालना उनका जो है, और इसी तरीके से सर कद्दू में मेथी दाने डालने का जो प्रचलन हमारे घरों में है, इसके पीछे सारे साइंटिफिक सारे साइंटिफिक, रीजन जो है छुपे हुए हैं सर जो है। पूरी और केमिस्ट्री छुपी हुई है उसके पीछे, पूरी पूरी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन छुपी शास्त्र हुई है। लगा हुआ और है। गृहिणी हमारी सारे मसालों का प्रयोग उस रेशियो में कर रही हैं। वो हमसे बड़ी वैज्ञानिक हैं सर जो है, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी रेसिपी का टेस्ट भी लाती हैं, और उसमें साइंटिफिक टच भी रहता है। तो जी। ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमारी सब्जियों के बनाने में, पकाने में छिपी हुई है सर। हाँ, बल्कि देखिए, जब हम फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अच्छा। जहाँ पे कोई प्रसंस्करण या जो प्रोसेसिंग की जाती है, उस जगह को हम लैब ना कहकर किचन कहते हैं। किचन, हाँ बिल्कुल। है ना? तो बिल्कुल सर। और दूसरी ओर जो घर में किचन है उसको मैं कहूँगा स्वास्थ्य की लैब है। हाँ। वो प्रयोगशाला है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर उस इंडस्ट्री तक पहुँच सकते हैं जहाँ की किचन आपको आर्थिक लाभ दे सकती है। राइट सर। जी। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो रेठा मंडी आपने बताई जहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स की मार्केट लगती है, ये डेली जी। मार्केट है या वीकली है? डेली 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 सर। डेली ये लगती है? 5 बजे डेली लगती है। असल में इसका इतिहास इस तरीके का है जी। कि रैथा जो है अगल बगल का वो गोमती नदी का किनारा दोनों तरफ है। जी। वहां पर किसान आज के 40 साल पहले से ही सब्जी की खेती परंपरागत, मौर्य मौर्य बिरादरी के लोग वहां ज्यादा है सर। तो उन लोगों के यहाँ अपने रिश्तेदारी नातेदारी से अपनी इंडिजिनस टेक्निक लाए, और वहां पर वो उत्पादन तो बहुत अच्छा कर लेते थे। पालक का कर लिया, सोया मेथी का कर लिया, कभी आप जाइए, लेकिन उसके पास मार्केट नहीं। तो मंडी ने एक बार प्रयास किया कि भाई इनके पास तो एक बड़ा अच्छा क्लस्टर है, हर आदमी जो है झुआ लेकर के वहां डालीगंज जा रहा, कोई कहीं जा रहा। तो उन्होंने आज के 20 साल पहले एक छोटा सा मंडी शेड बनाया सर, वहां पर एक शेड बनाया। आज जी। की डेट में वो 15 किलोमीटर के रेडियस में ताजी सब्जियों का बहुत बड़ा संग्रह है। मेरा तो आपसे अनुरोध है सर कि किसी दिन जो है, जी। जब जी आप बिल्कुल। चंद्रिका देवी मार्ग पे आवे तो सर वहां पर एक बार, अवश्य। मॉर्निंग आवर में करीब 6 बजे से 8 बजे तक रहती है, 8 बजे बाद खत्म हो जाती है। बहुत चलिए। अच्छी मंडी लगती है। ठीक। एक और इसी सिलसिले में प्रश्न आया है डॉक्टर साहब, उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कौन सा। हाँ हाँ। सब्जियों में मेटल के एकुमुलेशन की समस्या है, और ये फ्लोरा फाउना साइंस फाउंडेशन के पोर्टल पे प्रश्न आया है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, एकुमुलेशन ऑफ मेटल? देखिए मेटल का एक्यूमुलेशन जो होता है सर, हाँ। उसमें एक साफ तौर पर देखा गया है कि जो हम लोग सब्जियों में एक्स्ट्रा जो है हाँ। पेस्टिसाइड और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, या हम कोई और जो है एक तरीके से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ऊपर से कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका एकुमुलेशन सब्जियों में भी होता है। हम लोग कोशिश ये करें और किसानों को ये प्रोत्साहित करें कि हम इसमें ज्यादातर जो है ग्रीन मेन्योरिंग और ऑर्गेनिक मेन्योर का इस्तेमाल, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपनी सब्जियों के उत्पादन में करें, जिससे जो है हम लोगों का ये ग्रीन जो मेटल एकुमुलेशन की बात हो रही है, इससे हम बच सकते हैं। लेकिन अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में
जो है केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है हमारी सब्जियों में आ जाता है साहब। तो इसी के साथ मैं अपने फाउंडर चेयरपर्सन प्रोफेसर खमीजा साहब से उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए निवेदन करता हूँ। सर खमीजा प्लीज। थैंक यू डॉक्टर सिंह, थैंक यू डॉक्टर चौहान। अ, आज का जो आपका व्याख्यान रहा वो बहुत ही ज्ञानप्रद और लाभदायक रहेगा सभी सुनने वालों के लिए। जैसा कि आपको प्रश्नों से भी पता चल रहा होगा, और अभी तो वो प्रश्न ज़्यादा आए हैं जो आज जुड़े हुए हैं। अभी कुछ लोग जो यूट्यूब में बाद में भी जुड़ेंगे उनके भी प्रश्न आएंगे जो हम आप तक भेजते रहेंगे, और वैसे उनके उत्तर उन तक उपलब्ध कराना चाहेंगे। मैं इसको अगर संक्षेप में कहूँ कंक्लूड करने के लिए, तो कहूँगा कि डॉक्टर चौहान ने आज दो बातें बताई। पहली तो ये कि डॉक्टर को दूर कैसे रखें, और दूसरी ये कि इंडस्ट्री को पास कैसे बुलाएं। ये सब्जियां कर सकती हैं। आ, जो पोषण द्वारा जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको दवा तक जाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। और जिस तरीके से आपने कुछ उदाहरण दिए जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स की उपलब्धता बताई कि वो उन सब्जियों में है, और जैसा कि हमने अभी बातचीत में भी कहा कि उनको किस तरीके से पकाएं या किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करें उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना लाभ मिलेगा उससे। और दूसरी ओर इंडस्ट्री के लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग है उसमें कितने नए नए आयाम आ रहे हैं। उसका एक उदाहरण जो अभी आपने बताया, जो IVRI वाराणसी वाला जो इंस्टीट्यूट है, ग्रीन चिली वाला है। तो ड्राइंग सिर्फ सिर्फ सुखाने वाली प्रोसेस से ही आप इतना उसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं कि अगर आप उसका रंग और उसकी जो सुगंध है, एरोमा और कलर, इसको अगर आप बचा लेते हैं ड्राई करते हुए तो हरे का हरा रहे और उसकी खुशबू भी रहे। अब धनिया है तो अगर धनिया की खुशबू नहीं होगी तो फिर कोई नहीं चाहेगा कि उसको ड्राई पाउडर चाहिए। तो इसी तरीके से मेथी है, सोया है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए अगर हम एक श्रृंखला बनाएं कि जिसमें पहले कॉटेज इंडस्ट्री लेवल पर लोग गांव में करें, और उसके बाद जो उत्पाद बनने हैं जो जिसको फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं वो इंडस्ट्री आगे ले जाए, जिसमें वो लोग चाहे शहर में हों और चाहे गांव में हों, वो आगे बढ़ सकता है। और एक और बात भी बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि सब्जी को उगा के सेहत बनाना या पोषण अपना अच्छा करना और उससे आर्थिकी का लाभ उठाना, ये केवल गांव तक सीमित नहीं है, ये आज शहरों में भी फैल रहा है। लोग अर्बन फार्मिंग या रूफटॉप फार्मिंग के द्वारा इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और विशेष तौर पर जब हम ऑफ सीजन फार्मिंग की बात करते हैं, जब जो कि अगेती या पिछेती फसलों को जब हम ले आते हैं तो उसमें आपको मूल्य अधिक मिलता है, वो अर्बन फार्मिंग में उसका उपयोग अत्यधिक हो सकता है। और जो मचान वाली खेती का तरीका है वो जैसा कि आप जानते हैं आज रूफटॉप फार्मिंग में उसी को अपनाया जाता है ताकि आप मल्टीलेयर क्रॉप भी ले सकें और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। तो इस आशा के साथ कि आज डॉक्टर चौहान ने जो विषय चुना और जिस पर हम आगे बढ़े, सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। और मुझे एक प्रसन्नता है कि डॉक्टर रविंदर रैना भी आज जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। तो मैं चाहूँगा कि वो भी उन्होंने प्रश्न भी पूछा था लेकिन अपने विचार भी कुछ शब्दों में कहें। Hello, Dr. Khanuja sir, and Dr. Chauhan. Very interesting topic because this nutrition is now overtaking medicine. And Dr. Chauhan has told us many things. Two quick things that I would like to contribute here is that कि एक अभी recently एक data आया हुआ है that whether it is vegetables or fruits,
the overall nutrition level has come down drastically in the last 50 years. And the major reason of that is that the soils have become depleted. And we are growing vegetables at everywhere. Gone is the time when we used to do niche cultivation, or we used to have a season attached to a vegetable. Now we have vegetables available almost throughout the year, of course, coming from different areas. And of course, then with this protected cultivation. Now, and at the same time, very recently, you might have also come across that ICMR has officially come out with a document uh, which tells us about what should be the our nutrition consumption of Indians. And this is after 2011, they have come out with the document now, and wherein they are saying that the portion size of cereals in our plate should come down from 60%, which is at present, to 38%. And this gap should be filled by things like vegetables. So vegetables are are coming up very importantly as far as our nutrition status is concerned. But when we analyze it in the backdrop of the falling nutrition level of the vegetables, how do we make the society aware about the pitfalls of heavy cultivation or soil depletion? How do we train them? How do we make them aware? Because this is akin to saying organic cultivation, but we will have to take it at a war footing. But especially when we are training farmers, we have to bring this component also into our training programs or awareness programs, so that we harvest and harness the benefits of vegetable and nutrition. Thank you. Right. Very right, Dr. Rana. And circular economy is the way now we will have to understand, not only as a subject, but as a practice. And once we start doing, we are going to have all the benefits that we gave to the crop, get it back from the crop, and also produce their products like vegetables, fruits, and other things. And obviously, considering India as diabetic capital, the carbohydrate and protein ratio, or even lipid ratio, with lipid quality being defined, becomes very important. And that is why the carbohydrate of vegetable themselves will be doing a great job because of the fiber quality, both soluble and dietary fiber, over the grains that we have been consuming. And in grains, a shift from one kind of grain to many grains is the way. Not shifting from rice or wheat to millets would do the job, but millets being incorporated along with rice and wheat are going to do it. And I think it's a very good deed that we had from this discussion. Thank you. So, in fact, just for 1 minute, yeah. In fact, I was reading a paper very recently, wherein they were addressing the diabetic population. You mentioned diabetic, that is why I recalled. And the way we consume our food, they have come out with a very interesting observation, that our plate contains cereals and, say, vegetables. And generally, as a practice, we eat the cereals first and then the vegetables. They said if we reverse the trend, start eating vegetables first and top it up with the cereals, the sugar level in our body is going to come down. That's why the salads. That's why the salads play a very important role. And salads, have to be the starter of your diet. Starter, yes, that has to be the starter. Salads are the starter. Yeah. Starter, yes. Singh, you have to unmute. Yeah, thank you, sir. सबसे पहले मैं आज के लीड स्पीकर डॉक्टर SK सिंह चौहान जी को
का आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मंच पर आकर के और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया है। और निश्चित रूप से हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे स्टूडेंट्स जो तमाम बड़ी संख्या में इस मंच से जुड़े हैं आज, वो लाभान्वित होंगे। डॉक्टर चौहान, पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फाउंडर चेयरपर्सन, जिनके गाइडेंस में इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस मंच पर उपस्थित प्रोफेसर रैना, मिस्टर रमाकांत हरलाल का, सुनीता सिंह धवन जी, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, डॉक्टर सोनी गुप्ता जी, और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जिनका नाम लेना संभव नहीं है, सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो इस मंच को यानी जूम प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराया, डॉक्टर मनिका बिहाइंड द सीन, शी हैज बीन वर्किंग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं इस कार्यक्रम को का समापन करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तारीख आप जरूर नोट कर लें, 15 फरवरी 2025, जब फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन अपना इनोवेशन समिट आयोजित कर रहा है, और उसी क्षेत्र में कर रहा है जहाँ के जैसा कि हमारे चेयरमैन ने बताया, डॉक्टर एस के सिंह जी निवासी हैं। वहाँ पर ये क्लस्टर्स हैं, वेजिटेबल विलेजेस के क्लस्टर्स हैं, मंडी भी नज़दीक है, आप आ सकते हैं और उनके यहाँ भी जाने का अवसर मिलेगा। और कोशिश कर रहे हैं कि ये माँ चंद्रिका देवी मंदिर प्रांगण में ही इसका आयोजन करें। तो कृपया इस तारीख को आप अपनी डायरी में मार्क कर लें। फ्लोरा फौना इनोवेशन समिट के लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले माह यानी कि सितंबर में एक नए विषय से के साथ में और एक नए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।